अगर आप गलत हैं तो स्वीकार कर लें। मेरे घर से सिर्फ 1 मिनट की दूरी पर जंगल थे, जहाँ ब्लैकबेरी की झाड़ियाँ बसंत ऋतु में सफ़ेद हो जाती थी। गौरैया घोंसला बनाती थी और अपने बच्चे पालती थी, और हॉर्सविट घोड़ों के सिर जितने लंबे हो जाते थे। जंगल के इस सुंदर टुकड़े का नाम था फॉरेस्ट पार्क, और यह जंगल ही था, और इसका रूप कोलंबस के आने के बाद से बदला नहीं था। मैं इसमें अपने बोस्टन बुलडॉग रेक्स के साथ टहलने आता था। वह एक दोस्ताना और निर्दोष कुत्ता था, और चूंकि हम शायद ही कभी पार्क में किसी से मिलते थे, मैं रेक्स को वहां बिना उसका मुंह बांधे ले जाता था। एक दिन हमारा पाला एक पुलिस वाले से पड़ा, एक ऐसा पुलिस वाला जो अपनी ताकत दिखाने के मूड में था। बिना मुंह बांधे इस कुत्ते को पार्क में खुला छोड़ने के पीछे तुम्हारा क्या मतलब है? उसने मुझे डांटा। तुम्हें पता नहीं कि यह गैर कानूनी है? हाँ, मुझे पता है, मैंने नरमी से जवाब दिया, पर मुझे नहीं लगता वह किसी का नुकसान करेगा। तुम्हें नहीं लगता? तुम्हें नहीं लगता? कानून को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें क्या लगता है। यह कुत्ता किसी गिलहरी को मार सकता है या बच्चे को काट सकता है। अभी तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, पर आगे से यह कुत्ता बिना मुंह बांधे दिख गया, तुम्हें जज को जवाब देना पड़ेगा। मैंने उसकी बात मानी कुछ समय तक, पर रेक्स को मुंह बांधना पसंद नहीं था, और मुझे भी नहीं। इसीलिए हमने मौके का फायदा उठाने का फैसला किया। सारी चीजें कुछ समय तक ठीक थी, पर फिर मुसीबत आ खड़ी हुई। रेक्स और मैं एक पहाड़ी पर दौड़ रहे थे, तभी मुझे कानून के रक्षक दिख गए। वे एक घोड़े पर सवार थे। रेक्स मेरे सामने था, ऑफिसर की तरफ दौड़ा जा रहा था। मैं फंस गया था, मैं जानता था, इसीलिए मैंने पुलिस वाले के मुंह खोलने का इंतजार नहीं किया। मैं उससे पहले ही शुरू हो गया। मैंने कहा, ऑफिसर, आपने मुझे रंगे हाथ पकड़ लिया। मैं दोषी हूँ, मेरे पास कोई बहाना नहीं है और कोई बचाव नहीं है। आपने मुझे पहले ही चेतावनी दी थी कि अगर मैं कुत्ते को बिना मुंह बांधे लाया तो आप मुझ पर जुर्माना करेंगे। अच्छा, अब पुलिस वाले ने नरमी से बात की। मैं समझाता हूँ कि जब कोई आस पास ना हो तब इतने छोटे कुत्ते को खुला छोड़ने का दिल करता है। जरूर तो दिल करता है, मैंने जवाब दिया, पर यह कानून के खिलाफ है। हाँ, लेकिन इतना छोटा कुत्ता किसी का नुकसान नहीं पहुंचा सकता, पुलिस वाले ने जवाब दिया। नहीं, पर यह गिलहरियां मार सकता है, मैंने कहा। अच्छा, अब मुझे लगता है तुम इसे कुछ ज्यादा ही गंभीरता से ले रहे हो, उसने मुझसे कहा। मैं बताता हूँ क्या करना चाहिए। तुम इसे पहाड़ी के पीछे उसे वहां दौड़ने दो जहां मुझे यह नहीं दिख सकता, फिर हम इसके बारे में भूल जाएंगे। इंसान होने के कारण पुलिस वाला थोड़ा महत्वपूर्ण महसूस करना चाहता था, इसीलिए जब मैंने अपनी निंदा शुरू कर दी, वह मुझ पर दया दिखाकर अपने बड़प्पन का परिचय देकर अपना आत्मसम्मान बढ़ा सकता था। अगर मैंने अपना बचाव करने की कोशिश की होती। अच्छा, आपने कभी किसी पुलिस वाले से बहस की है? लेकिन उससे पंगा लेने के बजाय मैंने स्वीकार किया कि वह बिल्कुल सही था और मैं बिल्कुल गलत था। मैंने इसे तुरंत स्वीकार कर लिया, वह भी उत्साह के साथ। यह मामला बड़ी शालीनता से खत्म हुआ। उसने मेरा पक्ष लिया और मैंने उसका पक्ष लिया। खुद लॉर्ड चेस्टरफोल्ड भी उस पुलिस वाले से ज्यादा शालीन नहीं हो सकते थे जिसने मुझे सिर्फ 1 हफ्ते पहले कानून की धमकी दी थी। अगर हमें पता है कि हमें डांट पड़ने वाली है, तो क्या यह बेहतर नहीं है कि हम दूसरे इंसान से यह मौका छीनकर खुद ही यह काम कर लें? दूसरे की होठों से आलोचना सुनने से अच्छा नहीं है कि हम खुद ही अपनी आलोचना करके सुन लें? अपने बारे में वे सारी बुरी बातें कह दें जो आपको लगता है अगला इंसान सोचता है या कहना चाहता है या कहने वाला है, और उसे उस इंसान को कहने से पहले बोल डालें। इस बात से ज्यादा अवसर है कि आपकी तरफ एक उदार और माफ करने वाला नजरिया दिखाया जाएगा और आपकी गलतियों को कम कर दिया जाए, जैसे उस पुलिस वाले ने मेरे और रेक्स के साथ किया। फर्डिनांड ई वॉरेन नाम के कॉमर्शियल आर्टिस्ट ने यह तरीका आर्ट खरीदने वाले एक बदमिजाज और झगड़ालू इंसान के साथ अपनाया ताकि उसकी दोस्ती पा सके। एडवर्टाइजिंग और पब्लिशिंग वालों के लिए चित्र बनाते समय बहुत ज़्यादा सटीक और स्पष्ट होना जरूरी है, मिस्टर वॉरेन ने यह कहानी बताते समय कहा। कुछ आर्ट एडिटर चाहते हैं कि उनका कमीशन उन्हें तुरंत मिल जाए, और ऐसे मामलों में कुछ गलतियां हो जाती है। मैं एक आर्ट डीलर को जानता था जो हर छोटी चीज में गलतियां निकालने में माहिर था। मैंने अक्सर उसका ऑफिस गुस्से में छोड़ा है, क्योंकि उसकी आलोचना नहीं, उसका हमला करने का तरीका ऐसा था। हाल में मैंने एडिटर को एक काम तुरंत करके दिया और उसने तुरंत मेरे ऑफिस फोन किया। उसने कहा कुछ गलत था। जब मैं पहुंचा तो मैंने वही पाया जिसका मुझे अंदेशा और डर था। वह गुस्से में था और आलोचना करने के मौके में था। अपनी आलोचना खुद करने का मेरा मौका सामने था, जिसके बारे में मैंने पढ़ रखा था। इसीलिए मैंने कहा, मिस्टर अमुक, अगर आप जो कह रहे हैं वह सही है तो मेरी गलती है और मेरे पास अपनी गलती छुपाने का कोई बहाना नहीं है।
मैं आपके साथ काफ़ी समय से काम कर रहा हूँ, इसीलिए मुझे गलतियाँ मालूम होनी चाहिए थी। मुझे खुद पर शर्म आ रही है। तुरंत उसने मेरा बचाव करना शुरू कर दिया। हाँ, तुम सही हो, पर यह उतनी भी बड़ी गलती नहीं है। यह तो सिर्फ, मैंने बीच में कहा, कोई भी गलती, मैंने कहा, काफ़ी नुकसान करा सकती है और वह परेशान करती है। उसने बीच में घुसने की कोशिश की, पर मैंने उसे मौका नहीं दिया। मुझे मज़ा आ रहा था। जिंदगी में पहली बार मैं अपनी आलोचना खुद कर रहा था और मुझे यह अच्छा लग रहा था। मुझे ज़्यादा सावधान रहना चाहिए था। मैं बोलता गया, आप मुझे इतना काम देते हैं और आपको बेस्ट मिलना चाहिए, इसीलिए मैं यह पूरा चित्र फिर से बनाऊंगा। नहीं नहीं, उसने कहा, मैं तुम्हें इतनी मुसीबत में नहीं डालूंगा। उसने मेरे काम की तारीफ की और वह बस एक छोटा सा बदलाव चाहता था और मेरी छोटी सी गलती उसकी फर्म को पैसे का नुकसान नहीं होगा और वास्तव में यह बस एक हल्की सी बात थी। इस पर चिंता करने की जरूरत नहीं थी। अपनी आलोचना खुद करने की मेरी उत्सुकता ने उसके अंदर की दुश्मनी निकाल दी। वह मुझे लंच पर ले गया और हमारे जाने से पहले उसने एक चेक और दूसरा कमीशन दिया। अपनी गलतियां स्वीकार करने के साहस में एक अलग तरह का संतोष होता है। यह न सिर्फ दोष और बचाव की भावना दूर करता है, बल्कि उस गलती से होने वाली समस्या भी हल करता है। न्यू मैक्सिको अल्बुकर्क के ब्रूस हार्वे ने छुट्टी पर गए एक कर्मचारी को पूरी सैलरी देने की गलती से अनुमति दे दी थी। जब उन्होंने यह गलती देखी तो उन्होंने इसे उस कर्मचारी को दिखाया और कहा कि गलती सुधारने के लिए उसकी अगली सैलरी से ज़्यादा दिए गए पैसे काटने होंगे। उस कर्मचारी ने कहा कि इससे उससे पैसों की दिक्कत हो जाएगी और उसने पूछा कि क्या वह पैसे थोड़े ज़्यादा समय में लौटाने से बात बनेगी। हार्वे ने कहा कि उन्हें अपने सुपरवाइजर से अनुमति लेनी होगी और मैं जानता था। हार्वे ने रिपोर्ट किया कि इससे बॉस टाइप का विस्फोट होगा। स्थिति को कैसे संभाला जाए, यह सोचते समय मैंने महसूस किया कि सारी गलती मेरी थी और मुझे यह बॉस के सामने स्वीकारना होगा। मैं उनके ऑफिस गया और उन्हें अपनी गलती के बारे में बताया और सारी जानकारी दी। उन्होंने विस्फोटक अंदाज में कहा कि यह पर्सनल डिपार्टमेंट की गलती है। मैंने दोहरा कर कहा कि यह मेरी गलती है। वे फिर अकाउंटेंट डिपार्टमेंट की असावधानी पर उबल पड़े। मैंने फिर अपनी गलती बताई। उन्होंने ऑफिस के 2 और लोगों पर दोष मढ़ दिया, लेकिन हर बार मैंने कहा कि यह गलती मेरी है। अंत में उन्होंने मेरी ओर देखा और कहा, ओके, यह तुम्हारी गलती थी, अब इसे सुधारो। वह गलती सुधार ली गई और किसी को दिक्कत नहीं हुई। मुझे अच्छा लगा कि मैं एक तनावपूर्ण स्थिति को सुलझा पाया और मैंने बचाव करने का साहस दिखा। मेरे बॉस मेरे लिए तब से और भी ज्यादा सम्मान है। कोई भी मूर्ख अपनी गलती का बचाव कर सकता है और अधिकतर बेवकूफ करते हैं, लेकिन अपनी गलती स्वीकारने से ज्यादा भीड़ से अलग दिखाता है और शराफत का एहसास देता है। उदाहरण के तौर पर, इतिहास में सबसे खूबसूरत बातों में से एक वह वाकया है जब रॉबर्ट ई ली गेटिसबर्ग में पिकेट के हमले की विफलता के लिए खुद को और सिर्फ खुद को दोषी ठहराया था। पिकेट का हमला बेशक पश्चिमी दुनिया में होने वाला सबसे अच्छा और सुंदर हमला था। जनरल जॉर्ज ए पिकेट खुद भी देखने में बहुत बड़े रंगीन मिजाज थे। उनके बाल इतने लंबे थे कि वे कंधों तक छूते थे और इटालियन हमलों में नेपोलियन की तरह वे युद्ध भूमि में जोश भरे प्रेम पत्र रोज लिखा करते थे। उनकी समर्पित सेना ने जोर से चीयर्स किया जब वे जुलाई की दोपहर में यूनियन लाइन्स की ओर निकले और उनकी कैंप बड़े अनोखे अंदाज में दाएं कान की ओर झुकी हुई थी। उन्होंने खुशी मनाई और उनका अनुकरण किया। इंसान इंसान को छू रहा था, रैंक रैंक के साथ था, बैनर उड़ रहे थे और बेनेट सूर्य की रोशनी में चमक रहे थे। यह एक वीरतापूर्ण दृश्य था, साहसी, विशाल। यूनियन लाइन्स में प्रशंसा की लहर दौड़ी जब उन्होंने देखा। पिकेट की सेना बड़ी आसानी से बगीचों और खेतों में होते हुए चारागाह से गुजरते हुए आगे बढ़ी। हर वक्त दुश्मन की तोपें उनकी रैंक में भारी नुकसान कर रही थी, पर वे आगे बढ़ते रहे बिना रुके। तभी सिमेट्री रिज में पत्थर की दीवार के पीछे से यूनियन इन्फेंट्री उठी और उसने पिकेट की सेना पर गोलियों की बरसात कर दी। पहाड़ी की चोटी ज्वाला से भर उठी। वह कसाई खाना और ज्वालामुखी में तब्दील हो गई। कुछ ही मिनटों में एक को छोड़कर पिकेट के सारे कमांडर ढेर हो गए और उनके 5 में से 4000 लोग शहीद हो गए। जनरल लुइस ए अर्मिस्टीड ने आखिरी हमले में आगे बढ़ते हुए पत्थर की दीवार पर धावा बोला और तलवार की नोक पर अपनी कैप लहराते हुए चिल्लाए, लड़कों, उन्हें स्टील दो। उन्होंने वैसा ही किया। वे दीवार के पार हुए और उन्होंने शत्रुओं पर बेनेट से हमला कर दिया। उनकी खोपड़ियां तोड़ डाली और सिमेट्री रिज पर साउथ के युद्ध के झंडे गाड़ दिए। वे बैनर वहां सिर्फ पल भर के लिए लहरा पाए, पर उस छोटे पल में कॉन्फेडरेसी में हाई वाटर मार्क रिकॉर्ड किया। पिकेट का हमला श्रेष्ठ और बहादुर होने के बावजूद ज्यादा टिक नहीं पाया।
ली असफल हुए, वे नॉर्थ में घुस नहीं पाए और वे जानते थे साउथ खत्म हो गया था। ली इतने दुखी और चकित हुए कि उन्होंने जेफरसन डेविस कॉन्फेडरेसी के प्रेसिडेंट को अपना इस्तीफा भेजा ताकि एक जवान और काबिल आदमी तैनात किया जा सके। अगर ली पिकेट के हमले की असफलता की जिम्मेदारी किसी और पर डालना चाहते तो उन्हें कई लोग मिल जाते। उनके कुछ डिवीजन कमांडरों ने नाकामी दिखाई थी। उनके इन्फेंट्री अटैक को सहारा देने कैवेलरी नहीं आई थी। यह गलत हुआ और वे असफल हुए, पर ली में इतनी शराफत थी कि वे किसी को दोष नहीं दे पाए। जब पिकेट की बुरी तरह से पिटी और हारी हुई सेना वापस कॉन्फेडरेट लाइन्स में वापस आई तो रॉबर्ट ई ली उनसे मिलने अकेले आए और अपनी आलोचना करके उनका अभिवादन किया। यह सारी मेरी गलती थी, उन्होंने स्वीकार किया, जब मैं और सिर्फ मैं हारा हूँ। इतिहास में बहुत कम जनरलों में इतना साहस और चरित्र दिखाया है। माइकल च्यूंग, जो हांगकांग में हमारा कोर्स सिखाते हैं, ने बताया कि चीन की संस्कृति कैसे कुछ विशेष समस्याएं पैदा करती है और कैसे कई बार यह जरूरी होता है कि पुरानी परंपरा को बरकरार रखने से अच्छा है कि इस सिद्धांत का पालन करके लाभ उठाया जाए। उनके यहाँ एक अधेड़ उम्र का सदस्य था जो कई साल से अपने बेटे से दूर था। पिता की अफीम की लत थी, पर अब वे ठीक हो चुके थे। चीन की परंपरा में एक बुजुर्ग इंसान कभी पहल नहीं करता, पर पिता को लगा कि यह उनके बेटे की जिम्मेदारी थी कि वे समझौते की पहल करें। एक सेशन में उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने पोतों को नहीं देखा था और वे कैसे अपने बेटे से वापस मिलना चाहते थे। उनके चीन के सहपाठियों ने समझा कि इच्छा और पुरानी परंपरा के बीच यह कैसा संघर्ष था। पिता ने महसूस किया कि कम उम्र के लोगों को अपने बुजुर्गों के प्रति सम्मान होना चाहिए और वे अपनी इच्छा पूरी न करके अच्छा कर रहे थे और अपने बेटे के आगे आने का इंतजार करना चाहिए। कोर्स के अंत में पिता ने कोर्स में फिर अपनी बात कही। मैंने इस समस्या पर सोचा है, उन्होंने कहा। डेल कार्नेगी कहते हैं, अगर आपकी गलती है तो तुरंत स्वीकार कर लें। इसे तुरंत स्वीकार करने में तो देर हो चुकी है, पर इसे मैं अच्छी तरह से स्वीकार कर सकता हूँ। मैंने अपने बेटे के साथ गलत किया। मुझे नहीं देखने की इच्छा व्यक्त करते समय और घर से निकालते समय उसका निर्णय सही था। मैं अपने इससे छोटे इंसान को माफ़ी मांगते समय बुरा दिख सकता हूँ, पर गलती मेरी थी और इसे स्वीकार करने की जिम्मेदारी भी मेरी है। क्लास ने उनकी तारीफ की और उन्हें पूरा समर्थन दिया। अगली क्लास में उन्होंने बताया कि वे कैसे अपने बेटे के घर गए और उन्होंने माफ़ी मांगी और उन्हें माफ़ी मिली और अब वे अपने बेटे, बहू और पोतों के साथ रिश्ते की नई शुरुआत कर रहे हैं। एल्बर्ट हबर्ड उन सबसे मौलिक लेखकों में से थे जिन्होंने एक देश को जगाया और जिनके तीखे शब्दों ने प्रतिरोध पैदा किया। लेकिन हबर्ड की लोगों से कुशल बर्ताव की दक्षता ने उनके दुश्मनों को दोस्तों में बदल दिया। उदाहरण के तौर पर, जब कोई गुस्सैल पाठक उन्हें यह लिखता था कि वह उनकी इस और उस बात से सहमत नहीं है और उसने हबर्ड को यह और वह कहा, तो एल्बर्ट हबर्ड कुछ इस तरह जवाब देते थे, इस बारे में सोचिए, मैं खुद भी कई बार अपनी बातों से सहमत नहीं होता। कल जो मैंने लिखा, मुझे वह चीज़ आज सही नहीं लगती। मुझे जानकर अच्छा लगा कि आप उस विषय पर क्या सोचते हैं। अगर आप कभी हमारे पड़ोस में आए तो जरूर मिलिए और हम इस विषय पर जरूर चर्चा करेंगे। मीलों दूर से मैं हाथ मिलाने को तैयार हूँ। आपका शुभचिंतक। कोई इंसान इस तरह का व्यवहार करे, उसे आप क्या कहेंगे? जब हम सही होते हैं तब हम लोगों को समझदारी से अपनी सोच की ओर लाने की कोशिश करते हैं और जब हम गलत होते हैं तब यह और भी आश्चर्यजनक होगा। अगर हम खुद से ईमानदार हैं तो अपनी गलती तुरंत स्वीकार कर लेते हैं। इस तकरीब ने न सिर्फ अच्छे परिणाम आएंगे बल्कि विश्वास करें या ना करें, यह अपना बचाव करने से ज़्यादा खुशी देती है। यह पुरानी कहावत याद रखिए, लड़कर आप कभी पर्याप्त नहीं बनते, लेकिन झुककर आप आशा से ज़्यादा पा जाते हैं। अगर आप गलत हैं तो तुरंत और सहर्ष स्वीकार कर लीजिए।